बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को जो मुसलसल जो है वो शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी करने के हवाले से, लेकिन ये कोशिशें अब तक जो है वो खातिर ख्वाह नताइज लाने में नाकाम रही हैं। हम इक्का दुक्का सीरीज ज़रूर जीत जाते हैं, उसके बाद हम खुशी के शादियाने भी बजाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो हमारा एक मेजर इशू है जिसको हम अभी तक जो है वो हल करने में कामयाब नहीं हुए कि इस इशू से आखिर किस तरह से हल किया जाए, किस तरह जो है कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में लाई जाए। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट किस डायरेक्शन में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में होता क्या है, और ये सब यकीनी तौर पर जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी भी इस लिहाज से रहे कि उन्होंने अपने वनडे के टेस्ट के डेब्यू के ऊपर जो है वो निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, 5 विकेटें हासिल की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस खिलाड़ी के साथ इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था उसी खिलाड़ी की क़यादत में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह जो है वो मेरिट का कत्ल आम होता है कि टैलेंटेड प्लेयर कि जिसको पाकिस्तान में इतना कंसीडर नहीं किया गया वो दुनिया भर की लीग का हिस्सा बना, काउंटी क्रिकेट का हिस्सा बना और कंसीडर किया गया कि जो है वो किसी गैर मुल्की टीम का जो वह हिस्सा बन सके। लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग के लिए भी आए, लेकिन उसके बावजूद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया गया, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं एक ज़बरदस्त लिखारी, एक ज़बरदस्त जर्नलिस्ट के ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब। शो में उनको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। इन टॉप स्टोरीज़ में आपने 2 स्टोरीज़ ऐसी देखी कि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि हम जो है वो शायद जो है वो रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं। एक रटा रटाया स्क्रिप्ट है जो हमारे हर कप्तान को दे दिया जाता है और बार बार जो है वो कौम ये सुनने की आदी हो चुकी है कि हम बहुत अच्छा खेले लेकिन जो है वो हार गए और हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। तो ये वो स्क्रिप्ट है कि जो बार बार जो है वो हमें हमारी कौम जो है वो हर शिकस्त के बाद सुनने को उसको मिलता है। मैं बार बार अपने शोज़ में, मुख्तलिफ शोज़ में बात कहता रहा हूँ, अपने रेडियो शोज़ में ये बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम तो शायद अब इस बात की आदी हो गई है कि अल्लाह ताला के बाद हमें शायद 2 ऐसे सॉन्ग्स हैं कि जो हमें ज़रूर हर मैच के बाद जो है वो तैयार रखने पड़ते हैं। अल्लाह ताला अगर हमें जितवा दें तो हम सुन रहे होते हैं हमें पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, और अगर हम उस मैच में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद हमें शिकस्त हो जाती है तो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये 2 गाने जो है वो पाकिस्तानी कौम का जो है वो एक मिजाज बन चुके हैं, उनकी किस्मत, उनका मुकद्दर बन चुके हैं। और अब ये तीसरी चीज़ ये आ गई है जो हर कप्तान रटा रटाया जुमला कहता है। यहीं से मैं यासिर से आगाज़ करूंगा। यासिर, ये 2 गाने और ये रटा रटाया स्क्रिप्ट, ये कब तक ये कौम बर्दाश्त करती रहेगी? देखिए अली भाई, बिल्कुल आपने ये चीजें अच्छी पॉइंट आउट की और ये चीजें हमें भी सुन सुन के बड़ा अजीब लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात होती है मैच हारने के बाद और बुरी परफॉर्मेंस के बाद कि जी हमने इस मैच से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा है। मगर आप देखें, अगर शान मसूद की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, 10 मैचेस मेरे ख्याल से साल के अंदर वो खेले उनकी कप्तानी में, जिसमें से 8 मैच हारे और 2 जीते। कई दफा ऐसे मौके आए कि पाकिस्तान टीम जीतने के करीब पहुंचकर वहां से गलतियां, गलत डिसीजंस की वजह से, आप कप्तान, मैनेजमेंट सबको इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि कप्तान सिर्फ नहीं करता, ये बाहर बैठे हुए लोग, उनका डिसीजन भी होता है। और एक हफ्ते के कप्तान, आप खुद अंदाजा लगाए, साल के अंदर 3 कोचेस के अंदर खेला। अब देखिए 3 माइंडसेट उस कप्तान के साथ उन्होंने काम किया, अल्टीमेटली रिजल्ट्स फिर वही आए कि आप देखें कि वो पहला मैच जो साउथ अफ्रीका का था वो तो आपके बिल्कुल हारा हुआ मैच आपकी लिफ्ट में आया और वहां से आपके पास मतलब दूसरे एंड से अब्बास को सपोर्ट करने के लिए बॉलर नहीं मौजूद था कि जो उसको सपोर्ट करता या कि वहां से विकेट लेता। फिर वो जो स्पिनर को नहीं यूज किया गया, वो एक चीज इश्यू थी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप गुस्सा आता है कभी कभी, और उससे फिर सीरियसनेस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पता चलती है कि आप लोग रेड बॉल के लिए कितने सीरियस हैं। आप स्टैंडिंग अगर उठा के देख लें कि 9 टीमों में से आप 8वें नंबर पर हैं, जो WTC होती है, और उसके बाद आपके जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, आपका एक प्लेयर अगर कोई इंजर्ड होता है, खुदा ना खास्ता, तो इंजर्ड होता है या परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब ड्रॉप होता है विदाउट एनी परफॉर्मेंस या एनी बेटरमेंट, कि अगर कोई इसमें गलती थी या वो स्लो खेलता था, टेक्निकल फॉल्ट थी, उसके बावजूद वो लड़का बगैर परफॉर्मेंस के लड़का आ जाता है। रीजन ये है कि आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है।
अभी भी जिस तरह बात हो रही है कि सैम इंजर्ड हुए हैं तो अब्दुल्ला शफीक को दोबारा मौका देना चाहिए। वो देखें, अब्दुल्ला एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है मगर उसने परफॉर्मेंस नहीं की जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि देख के आपने सही निशानदही की और पॉइंट आउट किया कि हम लोग हर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच में यही सुनते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ सीखा। या सर आपको लगता है कि क्या हमारी इतनी कमजोर टीम है कि हम इतना सीखे जा रहे हैं, हम इतना सीखे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे? तो इसका मकसद ये है कि जब इनको टीम की क़यादत मिलती है, जब इनको कोचिंग मिलती है, जब इनको टीम की भागदौड़ मिलती है, तो उस वक्त ये बहुत ही माजरत के साथ मैं टीवी पे बात कर रहा हूं, लेकिन दिल दुख रहा है क्योंकि मैं अवाम की तर्जुमानी करता हूं कि इतने डफर हैं कि इतना सीख के भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। देखिए, सीख के इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। आप देखें, कप्तान भी जो है, देखें वो भी, उस पे भी तलवार लटक रही होती है। जो इतने प्लेयर आते हैं उन पे भी, कोचिंग स्टाफ आते हैं वो भी, क्रिकेट बोर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है ना। आप ये देखें, जब वो लोग आते हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क में वो जो ये जो एशिया कप हुआ, फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी, हाइब्रिड का इस्तेमाल होता है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ में वो भी हाइब्रिड है। आपके तमाम कोचेज पीएसएल में भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीमों में भी काम कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास की, और वही लोग जब कभी उनको मौका या उनकी अप्रोच चलती है तो वो पाकिस्तान की जूनियर, शाहीन, और वहां पर भी वो सफर करते हुए हमें नजर आते हैं। तो देखिए, आपको प्रोफेशनल वे में काम जब तक नहीं करेंगे, मैंने बल्कि कल भी एक शो में बात की थी कि देखिए, आप हमेशा राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, तो राहुल द्रविड़ ने जब काम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो सारे काम अपने कमेंट्री या जो मीडिया वर्क छोड़ा। अभी फ्लिंट ऑफ इंग्लैंड लायंस जो उनकी यंग टीम है उसको उन्होंने टेक ओवर किया। लक्ष्मण इंडिया की टीम को कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। वेरएज हमारे जो प्लेयर हैं, अभी देखें 13 तारीख को जो ऑक्शन होनी है, वहां पे भी कुर्सियों पे बैठे हुए वही कोचेज नजर आएंगे जो पाकिस्तान की जूनियर और पाकिस्तान की टीम, फर्स्ट क्लास टीमों में काम करते हैं। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह की चीजें और इस तरह के लोग काम कर रहे होंगे, तो आप इनको हाइब्रिड ही कहेंगे और इस तरह के रिजल्ट फिर आपके सामने आएंगे। लेकिन यासर, शायद आप पाकिस्तान बहुत अरसे से आए नहीं है, जितनी आपने तफसील बताई है उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसमें एक चीज और इजाफा कर लें कि वही मेंटोर होते हैं और जब मौका मिलता है तो वही मैच भी खेल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, मैं हालांकि इंग्लैंड में रहता हूं मगर मैं पाकिस्तान की इवन जो ये एशिया कप और ये अंडर 19 के मैचेस अभी यूएई अफगानिस्तान से हारे, मैं वो भी देखता हूं। फर्स्ट क्लास का फाइनल अभी यूबीएल कॉम्प्लेक्स, उसको भी मैं ये सब चीजें फॉलो कर रहा होता हूं यहाँ बैठ के भी। मुझे मालूम होता है ये मेंटोर्स की जो आपने बात की एक बिल्कुल सही है, वो उसको आप इससे लिंक कर सकते हैं जो मैंने हाइब्रिड की बात की कि हमारे जो मेंटोर्स हैं, देखिए मैं उनके सैलरी पे मैं तो कहता हूं उससे भी ज्यादा उनको दें, मगर फिर उनसे कमिटमेंट एक लिखवाएं कि उन्होंने अवेलेबिलिटी देनी है। ठीक है, टूर्नामेंट्स में आप वो नजर आपको आते हैं वो चेहरे, मगर ऑफ सीजन बिहाइंड द सीन वो क्या काम कर रहे हैं, जो कैंप्स लगाने चाहिए, जो पूरे मुल्क में जाके टैलेंट हंट स्कीम्स के तहत नए नए लड़कों को दरियाफ्त, बाकी लड़के देखिए सिस्टम के थ्रू थोड़े बहुत तो आ रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें कई टैलेंटेड प्लेयर जो रह जाते हैं। मैं ये समझता हूं इन मेंटोर्स का काम ये भी है कि एक स्काउटिंग या कोई टैलेंट हंट के प्रोग्राम करें पूरे पाकिस्तान में जाकर और नए नए प्लेयर लेकर आए। असल काम तो इन लोगों का ये है। ठीक है, हम बात करेंगे अब जरा, मैं इस तरफ वापस मैं इस तरफ आऊंगा, थोड़ा सा डोमेस्टिक की तरफ आपसे जरूर आपका इनपुट लूंगा। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम का आपको प्रॉब्लम नजर क्या आ रहा है? क्या आपको लगता है कि जब हम साजिद खान को लेकर नहीं गए, जब हमने स्पिनर्स को नहीं खिलाया, हम मेंटली वहीं से जो है जिस अप्रोच के साथ गए, हम वहीं से इस मैच को, इस सीरीज को हम हार गए? या आपको लगता है जो पहले टेस्ट मैच में हम हार रहे थे और हार के बाद हम जीत की जानिब आए और 2 विकेट हम नहीं ले सके, वहां से हम इस सीरीज को हार गए? देखिए, रॉन्ग टीम सिलेक्शन कह सकते हैं। जितना आकिब जावेद ने अच्छे कुछ डिसीजंस किए, उनमें कुछ गलत भी। देखें, जहां अच्छा काम किया वो हमें तारीफ करनी चाहिए, और जहां कोई गलतियां की हो हमें वो हाईलाइट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखें बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो आपके व्यूअर्स होते हैं, सुनने वाले, उनको इनसाइड आउट चीजों का पता चलना चाहिए। यहाँ पे हर बंदे को मालूम है कि देखें, ये अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, इसी वेन्यू पर, ये केप टाउन का ग्राउंड है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच 1.5 या 2 दिन में मेरे गालिबन 100 ओवर्स हुए थे और वो खत्म हो चुका था। मगर ये पिच जो थी ये टोटली डिफरेंट थी, बैटिंग पैराडाइज इसको आप कह सकते हैं, जहां पे आपको 4 इनिंग्स और 5 दिन का मैच है। यहां पर आपको डेफिनेटली एक ऐसा बॉलर जो कि आपको एक एंड जो एटलीस्ट, देखिए आपने सलमान अली आगा से भी तो 35 या 40 ओवर करवा दिए, वही अगर आपका रेगुलर बॉलर होता, एक जिसने अभी आपको इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करके दी है, तो आपको वो विकेट लेकर देता और आपको 600 प्लस जो स्कोर आपको हुआ वो नहीं होता।
तो ये छोटी छोटी गलतियां पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ऑब्वियसली अच्छे डिसीजन, जिसमें मैंने पहले भी कहा, बड़े अच्छे डिसीजन, जिसमें अब्बास को 3 सालों बाद लाना, दो स्पिनर जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाए, पिचेस की जो आपने किया, उसके अलावा यंगस्टर्स को आपने जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ खिलाया, नए लड़के आप पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको आपको माइन्यूटली देखना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या नजर आता है, आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है? गलतियां ज्यादा हैं या जो है वो खामियां ज्यादा हैं और खूबियां ज्यादा हैं? देखिए, मैं आकिब जावेद के हवाले से मैं थोड़ा सा उनको मार्जिन इन द सेंस दूंगा कि वो जूनियर लेवल से काम करते हुए आए, और पाकिस्तान गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर पाकिस्तान में कोई भी अगर कोचिंग में अगर किसी को देखा जाए तो मैं इनको थोड़ा सा हाईली रेट करता हूं, इन द सेंस कि इन्होंने हर लेवल पे काम भी किया हुआ है, और थोड़ा इनकी वजह से कई लड़के पाकिस्तान टीम को जूनियर लेवल से पाकिस्तान टीम के मिले हैं। मगर यह है कि अभी इनका, लेकिन यासिर आप मुझे ब्रेक पे रहे हैं, लेकिन आपने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे एक सवाल और सप्लीमेंट्री बन गया है। कैसा देख रहे हैं आप आकिब जावेद को? डेवलपमेंटल कोच देख रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक कोच देख रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड आप कोच देख रहे हैं? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, प्लेयर इन्होंने जरूर दिए हैं लाहौर कलंदर से, ठीक है, लेकिन वो भी एक सिस्टम से, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम से आ रहे थे ना। अगर ये फखर जमान को क्लेम करते हैं तो वो भी, मुझे याद है कराची से कायदम ट्रॉफी खेला, वो मैंने फाइनल कवर किया जहां से वो कराची से खेल कर आगे आया। अगर ये शाहीन की बात करते हैं तो शाहीन जो है पाकिस्तान अंडर 16 से होता हुआ 19 से आया, उस पर रियाज आफरीदी ने काम किया। कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो उसको ये कह सके कि जी आकिब जावेद ने दिया, मां सिवाय हारिस रऊफ के जो टेप बॉल खेलते थे उनको देखा और फिर उनको लाहौर कलंदर की ऐसे पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया? देखिए अली भाई, ये जो पिछले 10-15 साल जो आपकी एकेडमीज और ये जो कैंप्स वगैरह समर में लगा करते थे, जिसमें मोहम्मद आमिर से लेके उमर अकमल से लेके जितने भी आपको पास में प्लेयर्स मिले, उन्हीं दिनों के कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप लगा, इवन उमर अमीन और पिंडी के कई लड़के आपको देखें, आपको जो आए हैं वो इसी वजह से आए। तो आपने जो सवाल किया ना कि ये डेवलपमेंटल कोच अच्छे हैं या स्ट्रेटेजी, मैं अभी भी समझता हूं कि आकिब जावेद का जो टेन्योर है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक है। इनको अगर आप एक और पोस्ट दें जिसमें डिसीजन करने, जिसमें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का एक ऑप्शन हो सकती है कि वहां पर बैठकर आप डिसीजन करें, आपको अभी भी फॉरन, आपने बड़ी ज्यादती की, दो आपके टॉप क्वालिटी कोचेज आपके फॉरन कोचेज आए, आपने उनको निकाल दिया। मैं अभी भी समझता हूं कि इस लेवल पे आपको स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपने देखना पड़ता है कि आप जितनी क्रिकेट होगी है। तो मैं अभी भी समझता हूं कि यहाँ पे आपको फॉरेन कोचेज जो कि एस्टेब्लिश कोचेज हो वो चाहिए आप। ठीक है जनाब, और उसके बाद यकीनी तौर पे कौन हम पे ट्रस्ट करेगा, कौन हम पे एतबार करेगा अगर हम फॉरेन कोचेज के साथ उनको फॉरन बुलाते हैं और फिर फॉरेन से पेशतर उनको वापस कर देते हैं। ये हमारा क्रिकेट बोर्ड का क्राइटेरिया अब बन चुका है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे यासिर अरफात से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम की कंसिस्टेंसी के हवाले से, और यासिर अरफात ने बड़े खुल के इस हवाले से गुफ्तगू की है। अब थोड़ी बात करेंगे शान मसूद की कप्तानी के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि शान मसूद ना गो के आखिरी इनिंग में ज़रूर उन्होंने सेंचुरी कर दी और एक बड़ी सेंचुरी उन्होंने की है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कप्तानी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। आज मैं एक सरफराज नवाज साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो उन्होंने ख़त लिखा एक मोहसिन नकवी साहब को, और उसमें उन्होंने शान की कप्तानी के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू भी की है और सिफारशी कप्तान तक उनको कह दिया है। क्या लगता है यासिर अरफात आपको कि अब क्या मुस्तकबिल है शान मसूद की कप्तानी का? क्योंकि मुसलसल वो भी सीख रहे हैं, अभी आपने कहा आकिब जावेद भी सीख रहे हैं, अतर महमूद भी अभी तक सीख रहे हैं जो पिंडी के पिच तक को नहीं समझ पाते। तो ये सब मिलके जो सीख रहे हैं और हम सब जो है वो यहाँ पे सीख रहे हैं। बिल्कुल, हम भी सीख ही रहे हैं। नहीं, हम तो सीख रहे हैं, सीख तो हो रहे हैं, हम तो जल जल के सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें शान पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और वो वैलिड भी है कि आप देखें 40 टेस्ट मैचेस एक प्लेयर खेले, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो और उसकी एवरेज 30 हो, 30 प्लस है मेरे ख्याल से, 30 से ज्यादा नहीं है। और मैं थोड़ा सा स्टैट्स देख रहा था जब से वो कप्तान बने हैं, तो उनकी जो एवरेज उस शान मसूद की कप्तानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और यासिर अरफात के साथ चीज आप जो है जी हाँ, 10 मैचेस में 2 जीते और 8 मैचेस हारे, और वो भी कप्तानी के डिसीजंस की वजह से भी कुछ मैचेस जीतने वाले थे वो आपके खराब हो गए। तो इस तरीके से अभी जो आखिरी इनिंग उन्होंने खेली है वो बड़े ही टाइमली हुई। मगर मैं देखें अली भाई, मैं फ्रैंकली मैं आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये है कि हमारे पास में आप देखें हमारी टेस्ट टीम में 7 से 8 कप्तान होते थे, मगर अब प्रॉब्लम यह है कि आप देखें बाबर से आप पहले आपने उनको साइड पे कर दिया,
रिजवान का भी आप देख लें कि वो वनडे में उनको रखा हुआ है। शाहीन इन एंड आउट होते हैं, बॉलिंग में भी अगर आप बॉलर्स को देख लें, अब्दुल्ला शफीक इन एंड आउट, सैम अयूब नए लड़के हैं। तो आपके पास अभी अगर आप सिचुएशन या हालात को देखें, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर तो अभी देखें ये अगले 2 मैचेस फिर आप देख लें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके बाद फिर उनका डिसाइड कर दें, क्योंकि आप देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे, तो वहां पे भी उनके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क था, उनको देना है या नहीं देना, जो इस तरह की चीजें हैं। क्रिकेट बोर्ड भी अभी श्योर नहीं है और उनपे काफी क्रिटिसिज्म था। ये लास्ट इनिंग अगर ना खेलते तो मुझे लगता था कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो सकता है किसी नए, मगर अगेन देखिए आप किसके ऊपर जाएंगे। मैं आप कुछ नाम आप अगर मेरी रहनुमाई करें कि कौन से ऐसे लोग हैं इमामुल हक को बहुत अभी इन्होंने बनाया, कैप्टन बनाया, और जूनियर टीम का भी कैप्टन बनाने की बात हुई है, तो आपको लगता है इमामुल हक कुड बी कैन बी अ बेटर ऑप्शन? यार अली भाई देखें, इसमें अब इमाम खुद स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, एक अपने आप को टीम में दोबारा जगह जब बनाने जा रहे हैं, तो आप एक ऐसे प्लेयर को कैसे कप्तान अनाउंस कर दें, जिस तरह आप देखें सलमान अली आगा और उनको T20 का कप्तान और वो अनाउंस किया आपने, खिलाया। अब बाद में अभी थोड़ा सा लोगों को रियलाइज हो रहा है तो गलती हो गई, क्या वो उनकी तो टीम में जगह नहीं बनती। सिमिलरली अभी इमाम को भी अगर आप लेकर आते हैं, ठीक है उन्होंने परफॉर्मेंसेज अच्छी की हैं, मगर अगर वो टीम में एज अ कप्तान डायरेक्टली आप लेकर आते हैं, उनपे भी प्रेशर, क्योंकि वो कम बैक कर रहे हैं, तो ये आप ये चीजें फायर बैक कर देती है और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान है। अब ये है कि जितना आपने उनको ऑलरेडी 10 मैच शान को अगर दे दिए, 2 और दे के देख लें, होम सीरीज है, कंपैरेटिवली वीकर साइड है, तो आप यहाँ पे नए लड़कों को भी ट्राई कर सकते हैं और इनको भी दें और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि शान का क्या आपने क्या करना है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज की सीरीज लिटमस टेस्ट होगी शान मसूद के लिए? जी यही मैं यही समझता हूँ कि एक इस इनिंग के बाद जो लास्ट 140 प्लस उन्होंने किया, मुझे ये लगता है कि उनको एक और लाइफ लाइन मिल गई और उनको दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और 4 इनिंग्स हैं और कंपैरेटिवली वीक टीम है, तो यहाँ पर वो अपने आप को और बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं और ऐसे डिसीजन करें कि पाकिस्तान एटलीस्ट साइकिल से तो आउट हो गया, मतलब वो जो WTC है, एटलीस्ट इन 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्म करे और अच्छी पिचेस बना के जो स्पिनर्स को सूट करती है, और पाकिस्तान ये 2 मैच जीते तो फिर ये है कि आप उसके बाद डिसाइड करें। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं डेविल एडवोकेसी करता हूं जरा शान मसूद की। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इन तमाम साजिशों से, इन तमाम सियासतों से, इन तमाम जो दरूने खाना महलाती साजिशें, सबसे आप वाकिफ हैं, क्या लगता है आपको कि शान मसूद को वाकई कप्तानी करने दी जा रही है, उनको वो फ्री हैंड दिया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा भी है ग्राउंड में है कि लोग उनके होते हुए दूसरे प्लेयर को कप्तान कप्तान कह के पुकार रहे हैं, जब आउट कोई होता है तो बजाय शान मसूद की तरफ जाने के दूसरी तरफ कहीं जा रहे होते हैं। तो क्या शान मसूद को वाकई एज ए लीडर, एज ए कैप्टन ट्रीट किया जा रहा है, वो रिस्पेक्ट, वो माहौल उनको दिया जा रहा है? देखिए ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो आपका इवन क्रिकेट बोर्ड है और जो वहाँ पे मौजूदा आपकी जो मैनेजमेंट है, जिसमें आकिब जावेद, अजहर महमूद और बाकी लोग हैं, ये वहां से अगर जो आप अगर ये चीज नोटिस कर रहे हैं, बाकी लोग ये चीजें नोटिस कर रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये चीजें शट अप कॉल, अगर ये इस तरह की कोई चीज, मैं जरा थोड़ा हार्श वर्ड है ये उनकी तरफ से आना चाहिए कि आपका ये कप्तान है, और मैं समझता हूँ उनको पूरी अथॉरिटी दी गई है डिसीजन की हद तक ऑन द फील्ड। उसमें जो गलतियां वो कर रहे हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिसीजन उन्होंने वो करते हैं। अदरवाइज बाकी जो आपने चीजें हाईलाइट की हैं, अगर ऐसी चीजें हैं तो वो जो वहां की मैनेजमेंट है, ये उनका काम बनता है कि लेकिन ऐसे आप कैसे समझ सकते हैं कि कप्तान एक प्लेयर है, वो आपकी प्राइड बचा रहा है, वो आपकी कप्तानी को एक लाइफ लाइन दे रहा है, साजिद खान की सूरत में, नौमान अली की सूरत में, और वो कप्तान फिर उसी को ड्रॉप कर जाए? क्या उसकी इनपुट ही नहीं है फिर टीम की सिलेक्शन के हवाले से? मुझे तो कम से कम ये समझ में नहीं आता कि उनकी इसमें कोई मशावरत होगी, उनका उसमें कोई डिसीजन होगा। देखिए इसमें ये बात सही है कि मैंने जो बात की ग्राउंड की हद तक, जो ऑन फील्ड डिसीजन की हद तक है, वो शान कर रहे हैं। उसके पीछे वाले जो हैं वो तो हमें पता है, और आकिब जावेद साहब ने बल्कि असद शफीक को ऑस्ट्रेलिया भेजा था कि वो सिलेक्शन और इस तरह की चीजें, वहां उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। यहाँ पे ये प्योरली आकिब जावेद, जो उनकी सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी में भी आकिब जावेद, अजहर अली भी हैं, बट मेन डिसीजन जो कर रहे हैं वो आकिब जावेद भी। और जो स्पिनर नहीं खिलाने की जो बात हुई आखिरी टेस्ट मैच में, मैं ये समझता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आकिब जावेद की बनती है। वो कोच भी हैं और वो सिलेक्टर भी हैं, चीफ सिलेक्टर। ऑलराइट, हमने शान मसूद की कप्तानी को ब्रीफली इस ब्रेक में जो है वो हमने डिस्कस किया, प्रोग्राम के इस फेज में हमने डिस्कस, लेकिन अगले चंक में हम बात करेंगे बाबर आजम के, क्या वो फॉर्म में वापस आ गए? पहली इनिंग में 58, अगली इनिंग में उन्होंने 85 रन स्कोर किए। इसके साथ साथ जो है वो हम टीम इंडिया को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यासिर अरफात की जो शादी में शाहरुख गंगोली तक आए थे, और इनकी शादी जो है आपको पता है क्रिकेट ग्राउंड में हुई थी, तो जरा टीम इंडिया के हवाले से भी इनसे डिस्कशन करेंगे कि रोहित शर्मा का एक्सक्लूजन और विराट कोहली के हवाले से बात की जा रही है कि अब जो है वो अगले WTC का ही शायद दोनों हिस्सा ना हो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पीएसएल के ड्राफ्ट होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा ड्राफ्ट के ऊपर आ जाता हूं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करने से पहले सोचता नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब के दौर में ये डिसीजन हुआ था कि जी पीएसएल का एक मैच जो है वो बलूचिस्तान में होगा, वो मुमकिन नहीं हो सका। उसके बाद अभी ये डिसीजन ले लिया गया कि जनाब जो ड्राफ्टिंग है वो गवादर में होगी। फिर हम सबको ये पता था कि ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे लॉजिस्टिक के बहुत मसाइल आएंगे, लेकिन पीसीबी की तरफ से ये सामने आया और अब जो है वो 13 जनवरी की जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो हुजूरी बाग लाहौर में हो रही है। तो ये किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, ये बड़ा ही गलत डिसीजन था। गलत इन द सेंस कि आप जब तक बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे, जो टीमें या मालिकान थे, बल्कि मैं पॉडकास्ट भी सुन रहा था, एक फ्रेंचाइज के जो ऑनर हैं उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम लोगों से तो पूछा भी नहीं गया रजामंदी, बल्कि वो लोग चाह रहे थे कि इस चीज को वर्ल्ड वाइड किया जाए, जिस तरह इंडिया ने आईपीएल ने किया, सऊदी अरब में जाके किया, तो वो इंग्लैंड और फिर दुबई की ऑप्शन दे रहे थे। मगर इसके लिए वो कह रहे थे कि हम लॉजिस्टिकली, जिस तरह आपने भी बात की कि फॉरेन कोचेज ने आना है, वो इन चीजों को देखते हुए वहां पे, और फिर होटलिंग और इस तरह की चीजें, मेरे ख्याल से वो उनको सूट नहीं करता था। और ये एक, आप देखिए, वो सलमान नसीर मेरे ख्याल से उस चीज को अब वो देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले कई अरसे से थे, तो उनको वहां से मूव करके और दूसरी जगह लगा दिया गया। जो वहां पे जो गलतियां करते थे वो यहाँ पर भी थोड़ा सा उन्होंने अपना तो आपको लगता है कि कोचेस को वापस, जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में कहा था कि फौरन से कोच बुलाते हैं और फौरन से पेशतर वापस कर देते हैं, फिर ये भी पीएसएल वाला मामला है, ये जगहसाई नहीं होती हमारी? देखिए, ये बिल्कुल आप प्रोफेशनल वे में अगर काम नहीं करेंगे, इस तरह हैphazard में डिसीजंस करेंगे और वन मैन शो कि आप एक डिसीजन करके अपने बाकी टीमों को बताएंगे कि ये हमने किया, तो ये बड़ी अजीब चीज है। आप सबकी कंसेंट लेते हैं, सबसे पूछते हैं, रजामंदी, और इन पे आवर्स और मंथ्स में पहले डिसाइड हो जाता है कि क्या और कहाँ पे होना है। तो ये चीजें हम गलतियां करते हैं और पीसीबी प्रोफेशनल डायरेक्शन में चल रही है। प्रोफेशनल वे में तो अगर चल रही होती तो आप देखें जिस तरीके से वहां पे लोग काम करें। हम लोग बात करते हैं ना कि पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हुई, और जो लोग उन 4-5 साल पहले भी काम कर रहे थे, अभी जो चेयरमैन साहब आए, मैं तो बल्कि कहता हूं कि आप लोग जब बैठते हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि आप उनसे पूछें कि जब आप खुद कहते हैं कि पिछले लोगों ने गलत काम किया, तो आप जब आए हैं तो वो लोग तो वहीं पे मौजूद है पिछले 4-5 सालों से। तो आप अकाउंटेबिलिटी बाकी लोगों को देखने बजाय आप अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल वे में चीजें होती, तो मैंने जिस शुरू में कहा था कि ये हाइब्रिड मॉडल में जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे कोचिंग स्टाफ लगाया जाता है, और ये आप अफगानिस्तान जैसी टीम से एशिया कप में आप हार जाते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल से आगे नहीं जाते, तो ये तो आपके सामने है कि प्रोफेशनल वे में जिस तरीके से, और टेस्ट रैंकिंग आप देख लें, 9 टीमों में से आप 8वें नंबर पर हैं। बिल्कुल सही है। और आपने भी जिस तरह का हाइब्रिड मॉडल के तहत कोचेज आते हैं, मैं जरा पीएसएल से थोड़ा हटता हूं। हमने देखा रमीज राजा के दौर में एक्सपीरियंस ये किया गया कि आपने, मैं नाम लेके बात कर रहा हूं, कि बिलाल शिफायत को बुला के आपने यहाँ पे कोचिंग कराई है। ये वही बिलाल शिफायत हैं कि जो पेड क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान में डोमेस्टिक, ये खुल के मैं बात कर रहा हूं, और आप इस बात के गवाह हैं कि किस डिपार्टमेंट से ये पैसे दे के खेलते थे। हम ऐसे लोगों को तो बुला के यहाँ पे कोचिंग करवा रहे हैं जो हमसे पैसे दे के सीख के गए, लेकिन हमें यासिर अरफात को, अतीक उस जमा को और इस टाइप के लोगों को बुलाने में कबात होती है। असल में हम लोग मेरिट पे उतरते नहीं है ना। जो मेरिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है वो मेरिट ही मुख्तलिफ है, कि जहां पर लोगों को अप्रोच करवा के आ जाते हैं, बाद में क्रिकेट बोर्ड सोचता है ओहो इनके लिए तो कोई जगह नहीं है, इनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ पर तो यही है। और वो जो अभी थोड़ी देर पहले पीएसएल की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज आपकी वो सलमान नसीर की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो आए थे एज अ लॉयर, और वहां पे वो लीगल चीजें देख रहे थे। वहां से वो सीईओ बन गए और वहां से उनको फारिग करके अब उनको पीएसएल उनके हवाले कर दी गई। तो पाकिस्तान में तो मेरिट तो ये है, और हम लोग तो इसी वजह से इस मेरिट पे पूरा नहीं उतरते। तो अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद सुना हुआ है कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, जो भी बचा कुछ है वो भी लुटा के ही जाएंगे। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब वापस आते हैं यासिर अरफात से मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। मिलते हैं छोटे से के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और कुछ जो है वो इंडियन क्रिकेट के हवाले से। पीएसएल के ड्राफ्ट भी होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये डोमेस्टिक का फाइनल जीता, पेशावर को शिकस्त देकर सियालकोट ने ज़हूर इलाही आपके साथ खेले भी हैं केआरएल से, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो अभी ज़हूर इलाही को आपको लगता है कि इनको मजीद मौके दिए जाएंगे, या बस फाइनल जीत लिया उसके बाद
पीसीबी भी जहूर इलाही को भूल जाएगा और लोग भी जहूर इलाही को भूल जाएंगे। देखिए ज़रूर भाई, बिल्कुल आपने कहा, मेरे साथ केरल में खेले और बड़े ही अच्छे नफीस अच्छे इंसान और क्रिकेटर भी बहुत अच्छे थे। डोमेस्टिक उन्होंने बहुत अरसा खेली और वो अब कोचिंग की फील्ड में अगर आए हैं और ये कामयाबी उनको मिली है तो एक अच्छी चीज़ है। अब उनको पाकिस्तान में ये भी होता है, देखें वो जो असेसमेंट के नाम पर जो चीज़ें की जाती है उसमें भी अपने मनपसंद लोगों को आगे कर दिया जाता है और जो अच्छे काबिल लोग होते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। तो अगर तो ये कोचिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं और फीडबैक लीजिए, देखिए प्लेयर से फीडबैक लीजिए जो उनके अंडर जिनके वो एनोनिमस नाम ना लिखा हो लड़कों का, वो डरते हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है कल्चर ऐसा है कि वो लोग डरते हैं कोच के बारे में बात करते हो, तो इस तरह फीडबैक लीजिए और अगर वो फीडबैक अच्छी है तो ऐसे लोगों को कोचिज को आप सपोर्ट और उनको फॉरवर्ड आगे करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा भी कनेक्शन कैंप लगा था, इसमें फखर जमान से सबसे कहा गया कि आप खुल के बात करें। जब फखर जमान ने खुल के बात की तो आज तक जो है वो उनको खुल के खेलने भी नहीं दिया जा रहा। हाँ, देखें बिल्कुल ये इसी तरह ही होता है कि आप कहते तो हैं कि आप खुल के अपने दिल की बात करें और मोहसिन साहब ने ये कहा था कि ये इस मीटिंग का मकसद ये है कि जो ग्रीवेंसेस लड़कों को है वो हमें फेस टू फेस बात करें। मगर ये गलत चीज हो गई। देखिए अगर एक दफा एक लड़के ने बोला, हिम्मत की, अब आइंदा दोबारा कोई बंदा नहीं करेगा, उसको पता है कि मैंने टीम से ड्रॉप हो जाना, तो वो नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीएसएल के ड्राफ्टिंग के हवाले से। क्वेटा ग्लैडिएटर ने सरफराज को रिलीज कर दिया और रिलीज करने में कोई कबात नहीं है, वो उनका प्रोग्रेटिव है, उनका राइट है। लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट आते थे कि ये हमारा ताहयात कप्तान है, अब सरफराज के क्रिकेट में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज आया, थोड़ा सा लाइमलाइट से वो हटे हैं एज ए क्रिकेटर बतौर मेंटोर। तो वो चलो कोच तो टीमों के साथ हैं। आपको लगता है कि ये इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ ये जो पीएसएल का एक तो हम लोग बात करते हैं ना कि ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट प्लेयर्स का बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, एक हद तक तो ठीक है वो इन्वेस्टमेंट, मगर ये एक बिजनेस है। आप बिजनेस में नहीं इतने लाखों करोड़ों रुपया जब लगाते हैं तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो लाइफ टाइम हमारा कप्तान या वो, देखिए उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लेंगे। और वो मैं ये समझता हूँ जिस तरह वो मेंटरशिप कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो मुझे लगता है कि वो किसी या किसी हवाले से, क्योंकि वो उनकी एक किस्म की आप कह लें बैकबोन है उनकी टीम की और उनको साइकी या इनसाइड आउट पता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो किसी ना किसी हवाले से मुंसलिक रहेंगे। ऑब्वियसली वो प्लेयर अब नहीं रहेंगे, वो उनको किसी और तरफ, किसी और कप्तान या किसी और कीपर की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अंडर-19 से सरफराज जो है पाकिस्तान को कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान को जिताते हुए आ रहे हैं। अभी आप ज़हूर इलाही की बात करें तो आपकी गुफ्तगू से मुझे याद आया कि जो अंडर-19 का पहला यूथ वर्ल्ड कप खेला गया उसमें ज़हूर इलाही कप्तान थे और उसमें जो है वो आकिब जावेद जैसे प्लेयर, बासित अली जैसे प्लेयर, इंजमाम जैसे प्लेयर जो है वो उनकी कप्तानी में खेले थे। मसरूर थे मुल्तान के जो उनकी कप्तानी में खेले। और ज़हूर इलाही आज हम 7 जनवरी को ये शो कर रहे हैं तो आज उन्होंने होबार्ट में भी मैच खेला था लेकिन रन कोई नहीं बना सके थे, लेकिन प्लेयर बहुत बड़े थे ज़हूर इलाही। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब जो है थोड़ी इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि इंडिया में इस वक्त बड़ी तनकीद की जा रही है रोहित शर्मा के हवाले से, विराट कोहली के बारे में। ये किस तरह इस मिसाल को देखते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी मिसालें हैं कि कप्तान खुद अपने आप को टीम से ड्रॉप कर ले। इस जेस्चर को तो हम सराह सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का मुस्तकबिल अब है क्या? देखिए हर अरूज को जवाल होता है और वो ये चीज अब नजर आ रही है। पास में अगर चले जाएं, सचिन से लेके द्रविड़, लक्ष्मण, गंगोली, जितने भी प्लेयर्स आपके आए जो कप्तान भी रहे और पीक पे रहे, तो उनको जवाल आता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आपके रिफ्लेक्सेस फिजिकली, अगर आप विराट कोहली को अभी भी देखें, उनका जो एनर्जी लेवल है, मैं समझता हूँ वो बाकी प्लेयर से, यंगस्टर से भी बेहतर है जिस तरीके से वो ये रेड बॉल को अप्रोच करते हैं और खेलते हैं। मगर जहां तक बात रही अब इनकी जो जगह है और कप्तानी की आपने बात की, रोहित शर्मा, मैं ये समझता हूं कि अब उनकी अपनी जो फॉर्म को लेकर उन पे कई सवालात, उन पे प्रेशर भी था, टफ सीरीज थी। मगर अब ये है क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल से डिसीजन लेगा अब जाके कि नए प्लेयर्स जिस तरह उनकी टीम में उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स, मैं समझता हूं जिस तरह हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में के पास वो लग्जरी नहीं है कि कप्तान और प्लेयर्स पाकिस्तान के पास नहीं है कि रिप्लेस किए जा सके, वेरस इंडिया के पास ये है कि उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ज्यादा है, यंगस्टर्स उनके पास काफी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो रिवाइवल अप करेंगे, नई एक सोच से जाएंगे, नया कप्तान, नए प्लेयर्स, तो अब उनकी टीम में भी काफी रीशफलिंग होगी। तो रोहित शर्मा का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मैच ना खेलने का मकसद ये नहीं है कि मैं रिटायर ले रहा हूं, 6 महीने बाद मेरा बदला चलने लगेगा, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। कोई माइक हाथ में लेके बात कर रहा है, पेन हाथ में लेके लिख रहा है और लैपटॉप पे कुछ लिख रहा है, 6 महीने बाद मैं वही रोहित शर्मा हूँ, वही परफॉर्म कर रहा हूँ। आपको लगता है मौके मिलेंगे? देखिए इसके बाद आप अगर कोई बड़ी अगर इवेंट आप टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो इन्होंने इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड में वहां पे
वो भी टफ सीरीज होती है, 5 टेस्ट मैचेस हैं, तो अगर तो ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड से इनके कैसे ताल्लुकात रहेंगे इन बिटवीन। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जो हो रही है वो, उसके रिजल्ट्स, उसके बाद जो फिर आप पीएसएल की जो सॉरी आईपीएल की जो उनकी फॉर्म होगी, ये सब चीजें कंसीडर करेंगे और अपनी फिटनेस को देखते हुए अगर तो वो फॉर्म में उस वक्त हुए तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको उनके साथ कैरी ऑन करेगा। अदरवाइज ये है कि देखिए वहां पे प्रोफेशनल वे में काम किया जाता है। जो डिसीजन अभी उन्होंने ले लिया होगा इस सीरीज के बाद, वो नहीं देखेंगे कि रोहित शर्मा ने अब वनडे में 200 कर दिया या टी20 में 100 कर दिया। वो अगर अभी डिसाइड कर लेंगे तो उसी हवाले से वो फिर आगे भी जाएंगे। अच्छा, आपने विराट कोहली के भी एनर्जी लेवल की बात की। एनर्जी तो उनमें इतनी बढ़ गई है कि वो ग्राउंड में WWF करते हुए नजर आ रहे हैं, 20 साल के बच्चे को कंधा मारते नजर आ रहे हैं। कैसा एनर्जी लेवल है ये? देखिए ये थोड़ी सी उनसे आई थिंक ये गलती उन्होंने की, और आई थिंक ये ज़ैडान वाली गलती नहीं कर दी उन्होंने? कौन सी वाली? जैसे ज़ैडान ने की थी, टक्कर मार दी थी पेट पे सामने वाले खिलाड़ी को। उन्होंने भी टक्कर, वो तो बल्कि ज्यादा कुछ हो गया था। मगर ये भी देखें, होना नहीं चाहिए। आप टाइम के साथ मिच्योर होते हैं। आप ये जो अपनी जो यूथ है, जो एक्सुबरेंस होती है आपके अंदर जो होती है, ये मेलो डाउन ऐसे ऐसे आप करते जाते हैं, तो ये चीजें आप नहीं करते। तो मगर अभी भी विराट कोहली से मैं समझता हूँ गलती हुई है, और स्पेशली एक ऐसे किसी भी के साथ नहीं करनी चाहिए, एक यंगस्टर के साथ तो बहरहाल नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर के उन्होंने रियलाइज किया होगा गलती। बुमराह का जो एब्सेंस है वो इंडियन टीम को कितना कॉस्ट करेगा? क्योंकि इस वक्त बुमराह को ऐसा बना के पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल अनप्लेबल बॉलर हैं, लेकिन कॉन्स्टास ने सारा भरम तोड़ दिया। देखिए बहुत ही वो जिस तरीके से रोहित और विराट कोहली कह लें कि इंडिया की बैकबोन समझे जाते हैं बैटिंग में, बुमराह इज बॉलिंग का जो लीडर आप कह सकते हैं। और इवन जो कप्तानी भी उन्होंने किया, कप्तानी में भी उन्होंने बहुत अच्छे पहला मैच जितवाया, और आखिर में भी जो भी जिस इस मैच में थे वो काफी बेहतर एक अच्छे प्लेयर हैं, और उनकी जो यूटिलिटी है अभी बड़ा नुकसान अगर अभी फिटनेस उनकी नहीं है, उनकी फिटनेस नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो मशकूक हो गए ना वो। बिल्कुल उनकी बिल्कुल होगी, क्योंकि टाइम लगता है फास्ट बॉलर्स के लिए, बैट्समैन के लिए तो मैं कह सकता हूं कि आप जल्दी रिकवर और जल्दी आ जाते हैं। फास्ट बॉलर के लिए यह है कि काफी टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि उनका ये मिस हो जाएगा। तो उसके बाद अगर वो मगर ये है कि बड़े प्रोफेशनल वे में काम करेंगे। वो हमारी तरह नहीं है कि जिस तरह शाहीन अफरीदी को जल्दी इंजरी में ले आए थे वर्ल्ड कप में, ये मेरे ख्याल से पूरा मेक श्योर करेंगे जिस तरह लास्ट टाइम इनको रिहैब करवा के लाए, इस दफा भी वो प्रॉपर रिहैब करें। तो आपको लगता है कि बुमराह अगर नहीं होंगे तो उनके लिए एक ब्लेसिंग ये कि जो शामी दूसरे स्पेयर हेड बन के सामने आ जाएंगे, क्योंकि शामी भी अब फिटनेस पे काम उनका हो चुका है, रिहैब हो गया है। देखिए वो मुझे मालूम नहीं कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। अगर तो वो खेले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, और वनडे क्योंकि आगे जो टूर्नामेंट्स जो इवेंट्स आ रहे हैं वो वाइट बॉल आ रहे हैं, तो अगर तो वो खेलते हैं तो वर्ल्ड कप में तो आपको स्पेल उनका याद होगा ना, जो उन्होंने आउट किए थे, 5 या 6 उन्होंने आउट किए थे। जी बिल्कुल। तो उसमें वो आपके वो अंडर 14 के लॉम्बार्ड के वाइस कैप्टन ने कहा था, चिप लगाई थी उन्होंने हसन रजा ने। बस वो भी थोड़ा सा मजाक ही लगा मुझे, वो अजीब ही बात थी। ठीक है, तो क्या लगता है आपको शामी आने से बॉलिंग में इनकी स्ट्रेंथ आ जाएगी? उनके पास शामी देखिए अगर आते हैं, वो अगर दोबारा वो भी फिट होते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास इनके पास हार्दिक पांड्या अगर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, और भी कई प्लेयर्स हैं, तो अगर उनको इतना फर्क नहीं पड़े। ठीक है। अच्छा यासिर, 10 सेकंड में मुझे बताइएगा, भी आपने कहा कि फास्ट बॉलर को थोड़ी मुश्किल होती है, साइम अयूब क्या लग रहा है, क्या कमबैक कर जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तक रिहैब कर जाएंगे? देखिए वो आज लंदन पहुंचे होंगे, और उनका जो असेसमेंट जब की जाएगी, कंसल्टेशन होगी डॉक्टर्स के साथ, उसके बाद मालूम होगा। क्योंकि मैंने जिस तरह बात की, बैट्समैन के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और प्लस पॉइंट ये है कि सैम यंग है, उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि एज ए यंग किड वो जल्दी हो जाएगा, और वो पाकिस्तान की बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है वाइट बॉल के। तो उम्मीद और दुआ यही है कि वो जल्दी ठीक हो पाकिस्तान टीम के लिए। आपका डेब्यू हुआ था सईद अनवर की कप्तानी में, साइम है सईद अनवर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? देखें वो तो बहुत बड़े प्लेयर, और उनके तक पहुंचना इनको काफी परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी, मैचेस जिताने पड़ेंगे। अभी उन्होंने जो रिसेंट पास में जो परफॉर्मेंसेस दी बड़ी अच्छी थी, और उनमें वो एबिलिटी और वो टैलेंट है, और इसमें कोई मजाक नहीं कि अगले 2-3 साल। मगर डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो जो रेड बॉल सॉरी वाइट बॉल टी20 की, वो मैं चाहता हूं कि वो उससे थोड़ा हटके ये फोकस करे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच यासिर अरफात, और बड़ी कंप्रिहेंसिव गुफ्तगू रही यासिर अरफात के साथ हमेशा की तरह, और हमेशा रहती है जब भी यासिर अरफात के साथ गुफ्तगू होती है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और यासिर अरफात के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।